सल्फोनामाइड सबसे पहला एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बनता है जो कि बैक्टीरियल पायोजेनिक इन्फेक्शन को भी क्योर करता है। पायोजेनिक अगर आपको नहीं पता हो तो पायोजेनिक का मतलब होता है पस रिलेटेड। किसी भी पस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसे हम कहते हैं पायोजेनिक। तो सवाल ये आता है कि सल्फोनामाइड एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुआ। तो सल्फोनामाइड क्राइसोइडीन करके एक डाई है या फिर उसे प्रोंटोसिल रेड भी कहा जाता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, मतलब माइस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ये ट्रीट कर रहा था। उस टाइम पर इतना ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में स्टेफिलोकोकल सेप्टिसेमिया करके एक डिजीज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लीथल थी और उसको भी ये ट्रीट करता है एक बच्चे के अंदर। और ये होने के बाद लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि कुछ तो क्योर है इस चीज़ के अंदर। तो 1937 में फिर रिसर्च स्टार्ट होती है प्रोंटोसिल रेड पर और फिर पता चलता है कि एक्चुअली में प्रोंटोसिल रेड नहीं बल्कि सल्फोनामाइड है जो ये सारे काम कर रहा है, क्योंकि प्रोंटोसिल रेड बॉडी में जाने के बाद सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फोनामाइड ही वो चीज़ है जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो कर रहा है। अब इस चीज़ के पता लगने के बाद बहुत सारे सल्फोनामाइड सिंथेसाइज किए जाने लगे, लेकिन आज के टाइम पर हम सल्फोनामाइड ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि इसके अंदर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसके अलावा ये है कि इससे ज़्यादा सेफ़र ड्रग्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, तो इसीलिए सल्फोनामाइड्स उतना ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ नहीं किए जाते। तो अब सल्फोनामाइड्स भले ही यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन पेपर में तो लिखना है ना, तो क्लासिफिकेशन देख लो। सल्फोनामाइड्स को मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और स्पेशल पर्पस। अब इसके अंदर हर ड्रग में सल्फा तो हो गई, राइट। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आते हैं सल्फा डायजीन, राइट। इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं सल्फा मिथॉक्साजोल, इस नाम को याद रखो, आगे यूज़ होगा, सल्फा मिथॉक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं सल्फोडॉक्सिन एंड सल्फा मिथोपायरेजिन। एंड स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं सल्फासेटामाइड एंड सल्फासैलाजीन। तो ये तो बात हो गई एग्जांपल्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, यानी ये बात हो गई ड्रग्स की। लेकिन एक्ट किस पे करेंगे, कौन से बैक्टीरियाज पे ये एक्शन शो करते हैं, मतलब एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सारे सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। उसके अलावा सारे सल्फोनामाइड्स कोई भेदभाव नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव सब पर एक्ट करते हैं जहाँ पर भी ये सेंसिटिव हों। अब जैसा कि पहले बताया गया कि बहुत सारे बैक्टीरियाज़ में इनका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी ये सेंसिटिव हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक, नाम सुना सुना लग रहा है, राइट। उसके अलावा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस ड्यूक्रेई, वाइब्रियो कोलेरा, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा आज भी सेंसिटिव हैं ये ड्रग्स। उसके अलावा बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनके अंदर पूरे बैक्टीरिया सेंसिटिव नहीं है, कुछ बैक्टीरिया सेंसिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ओरियस, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, न्यूमोकोकाई, एस्केरिशिया, शिगेला एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिस बैक्टीरियाज पर भी ये सेंसिटिव हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये कैसे सेंसिटिव है, मतलब मैकेनिज्म क्या है भाई, राइट। अब सल्फोनामाइड्स का जो मेन मैकेनिज्म है उसको एक लाइन में बताया जाए तो ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस के इनहिबिशन को समझने से पहले फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को जानना ज़रूरी है, राइट। चलो देखते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस की शुरुआत होती है टेरिडीन प्लस पाबा, ये 2 कंपाउंड्स को जोड़कर। पाबा का फुल फॉर्म है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब ये दोनों चीज़ें फोलेट सिंथेस करके एक एंजाइम है उसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। फिर उसके बाद ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज करके एक एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। फिर उसके बाद ये टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल सी प्रोसेस थी फॉलिक एसिड के सिंथेसिस की। ना अब बात कर लेते हैं इनहिबिशन की, कि इनहिबिशन कैसे होता है। ना सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ये है कि सल्फोनामाइड इस पूरी प्रोसेस में जो पहला एंजाइम है फोलेट सिंथेस, जिसे डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस भी कहा जाता है, उसे इनहिबिट करता है। और सल्फोनामाइड जो है वो पाबा की तरह दिखता है, मतलब ये पाबा का एनालॉग भी है, तो उसे भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाती और फोलिक एसिड की सिंथेसिस वहीं स्टॉप हो जाती है। ना इस प्रोसेस में एक एंजाइम तो इनहिबिट हो गया, एक और एंजाइम बचा है जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इसे इनहिबिट करता है ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम का काम ये है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है ये। तो कुछ इस तरीके से सल्फोनामाइड एक्ट करता है, थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म था। लेकिन ये तो बात हो गई सल्फोनामाइड के एक्शन की, बैक्टीरिया के रिएक्शन की भी तो बात करनी पड़ेगी, राइट। रेजिस्टेंस कैसे होता है, तो ये भी 3 मैकेनिज्म से हो सकता है। पहला तो ये है कि हमारा जो एंजाइम है, हमारा नहीं बैक्टीरिया का, फोलेट सिंथेज या फिर डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज जिसे कहा जाता है,
उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए, यानी कि उसकी एफिनिटी डिक्रीज कर दी जाए हमारे ड्रग के लिए। तो जब ड्रग की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जाकर इनहिबिट नहीं करेगा और एक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि पाबा के अमाउंट को बढ़ाया जाए, पाबा को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए बैक्टीरिया के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जब पाबा ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद इन सब चीज़ों से भी अगर ना हो पाए तो तीसरा यही मैकेनिज्म है कि रेसिपी चेंज की जाए, मतलब कि फॉलिक एसिड बनाने की जो पूरा पाथवे है उसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, फॉलिक एसिड का पाथवे चेंज किया जाए। तो कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है सल्फोनामाइड के लिए। ना अब बात करते हैं एक कंपाउंड की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल जो है वो कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का, सल्फामिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिन। मैकेनिज्म में आपने देखा होगा कि दो एंजाइम्स थे और उन दोनों एंजाइम्स को दो डिफरेंट ड्रग्स इनहिबिट कर रहे थे। पहला वाला जो एंजाइम था फोलेट सिंथेस, उसे इनहिबिट कर रहा था हमारा सल्फोनामाइड, और दूसरा जो एंजाइम था डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसे इनहिबिट कर रहा था ट्राइमिथोप्रिन। अब इनमें से सल्फोनामाइड की जगह सल्फामिथॉक्साजोल को यूज़ किया गया है और इन दोनों को कंबाइन किया गया है। सल्फामिथॉक्साजोल का यूज़ इसलिए किया गया कि सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन की जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, दोनों की नियरली 10 घंटे की हाफ लाइफ है। इन दोनों ड्रग को 5:1 के रेशो में यूज़ किया जाता है, यानी सल्फामिथॉक्साजोल 5 एंड ट्राइमिथोप्रिन 1। इन दोनों ड्रग्स को यूज़ करने की वजह से काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है क्योंकि दोनों एंजाइम्स को ये ड्रग्स इनहिबिट कर देते हैं। कोट्राइमोक्साजोल की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए, मतलब मैमल्स से अगर कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरियाज के अंदर 50,000 गुना से ज़्यादा पोटेंट है ये ना। जैसा कि आपको पता है कि सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, उसी तरीके से ये दोनों ड्रग्स भी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग दिया जाए तो दोनों को मिला दिया जाए तो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट मिलता है। अब थोड़ा सा इनके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए, ट्राइमिथोप्रिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, प्लासेंटा भी क्रॉस करता है, सल्फामिथॉक्साजोल नहीं करता है। अब इन दोनों ड्रग्स के अंदर ट्राइमिथोप्रिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू सल्फामिथॉक्साजोल। उसके अलावा ट्राइमिथोप्रिन जो है वो 40% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है और सल्फामिथॉक्साजोल 65% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है। ट्राइमिथोप्रिन जो है वो ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं होता, थोड़ा सा मेटाबोलाइज होता है और यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वहीं सल्फामिथॉक्साजोल का यूरिनरी एक्सक्रीशन काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से अगर एसिटाइलेशन हो जाता है तो इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल यूरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इन दोनों ड्रग्स को मिलाने की वजह से दोनों का बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इनका स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे ये एक्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिएला और एक और है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेची, हाँ वही। उसके अलावा जो दूसरे स्ट्रैंड्स इनसेंसिटिव थे, स्टेफिलोकोकस ओरियस के, शिगेला के और गोनोकोकाई के, वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं इस ड्रग की वजह से। अब यहाँ तक हमने इन ड्रग्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर ली, अब बात करते हैं थोड़े नुकसान की, यानी कि एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक या फिर फोलेट डेफिशिएंसी, मतलब कि अगर किसी का फोलेट लेवल काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल हो, एकदम मार्जिन पर हो, तो उनके अंदर ये चीज़ देखी जा सकती है क्योंकि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर रहा है ना, इन शॉर्ट। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल डिजीज़ है तो उनके अंदर यूरेमिया भी देखा जा सकता है। उसके अलावा फीवर, रैशेस और बोन मैरो हाइपरप्लेशिया काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके ऊपर पहले से ही एड्स या फिर न्यूमोसिस्टिस जीरोवेची की ट्रीटमेंट चल रही हो। उसके अलावा उम्र दराज लोगों के अंदर बोन मैरो की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग देने से मना किया जाता है क्योंकि ट्राइमिथोप्रिन जो है वो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से टेराटोजेनिसिटी हो सकती है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया या डिसेंट्री हो जो कि बैक्टीरिया से हो, उसमें यूज़ किया जा सकता है। टाइफॉइड में यूज़ किया जा सकता है, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेची में यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई सल्फोनामाइड्स की। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज़ टेट्रासाइक्लिन और वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी एंटीबायोटिक्स अगर पूरा स्टडी करना है तो ये रही प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।